एंड क्लॉजेस का लेक्चर नंबर 1। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, आज लेक्चर नंबर 1 है। टॉपिक का नाम है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। लेकिन आज जो लेक्चर नंबर 1 है, इसके अंदर हम बात करेंगे केवल क्लॉजेस की। हालांकि मैं आपको फ्रेजेस के बारे में भी बताऊंगी कि फ्रेजेस क्या होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मेनली हम बात करेंगे क्लॉजेस की आज की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के ऊपर होने वाली है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आखिरकार डेफिनेशन क्या होती, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। भाई आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्लॉजेस में भी आप डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये दो चीजें, मतलब कि डिपेंड और इंडिपेंडेंट, ठीक है, इनके बारे में बेसिकली हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आज केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और कुछ और भी चीजें वैसे तो बताई जाएंगी, लेकिन आपको ध्यान देना है उन सभी चीजों पर, क्योंकि जब एग्जाम्स में सवाल आएंगे तो वहां पर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि इसमें एडवर्ब क्लॉज कौन सा है बताओ, इसमें नाउन क्लॉज कौन सा है बताओ, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है बताओ, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है बताओ। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मेनली ध्यान इतना सा रखना है कि आपको पहचानना सीखना है, डेफिनेशंस अच्छे से देखनी है, ठीक है। सबसे पहले बात, जब हम कर रहे हैं क्लॉज, तो पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि हम फ्रेजेस को आखिरकार हिंदी में क्या बोलते हैं। समझना, फ्रेजेस को हिंदी में हम वाक्यांश बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में मैं क्यों बता रही हूँ उसका भी रीजन बताऊंगी। और क्लॉजेस जो होते हैं उनको हम हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं, उपवाक्य। अब अगर हमें मतलब समझना है फ्रेजेस का, ये वाक्यांश हुआ हिंदी में, किससे बना? ये वाक्य प्लस अंश से। मतलब ये क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक फ्रेगमेंट होता है, ये कुछ वर्ड से मिलकर बनता है, लेकिन कुछ मीनिंग भी निकलता है उन चीजों का, लेकिन वो मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। वैसे ही अगर हम क्लॉज की बात करें, क्लॉज जो होता है उसे उपवाक्य बोला। कहने का मतलब ये है कि ये होता तो एक वाक्य की तरह है, इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। इन दोनों में ना मेन डिफरेंस ऐसे ही करते हैं कि जो क्लॉज होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, मतलब कि प्रेडिकेट होता है, कर्ता और कारक होते हैं। लेकिन फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता, और यही एक रीजन है जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि क्लॉजेस जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, है ना। क्या देते हैं? एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। लेकिन वही फ्रेजेस जो है ये भी कुछ वर्ड से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग जो है वो नहीं देते। इनका कुछ मतलब तो निकलता है, लेकिन उसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। उसके लिए ये क्लॉज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होता है सेंटेंस का, उस पे डिपेंड करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझना, द कैट इज सिटिंग ऑन द रूफ। ये हमने एक सेंटेंस देखा, द कैट इज सिटिंग, जो बिल्ली है वो बैठी है, ऑन द रूफ, रूफ पर। अगर हम केवल इतना पार्ट देखें, ऑन द रूफ, ये पार्ट क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। ये पार्ट फ्रेज क्यों कहलाएगा? क्योंकि ना ही तो इसमें कोई सब्जेक्ट है, ना ही इसमें कोई वर्ब है, राइट। ये ऑन द रूफ मतलब तो निकल कर आता है, लेकिन संपूर्ण अर्थ नहीं निकल कर आता, कंप्लीट मीनिंग एक नहीं निकल कर आता। उसी की ऑपोजिट अगर हम देखें, द कैट इज सिटिंग, क्या ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है? बिल्कुल है।
क्या बोल रहे हैं? द कैट इज सिटिंग, बिल्ली क्या है? बैठी हुई। तो ये एक कंप्लीट मीनिंग निकल कर आ रहा है। ऑन द रूफ तो इसके बारे में हमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई कहाँ बैठी हुई है ना। ऑन द रूफ हमें क्या कर रही है? द कैट इज सिटिंग की थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, राइट। सो इस तरीके से हम अभी और जानेंगे। मेन डिफरेंस अभी शुरुआत में आपको एक पता होना चाहिए कि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वहीं फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। क्लॉज अकेले स्टैंड कर सकता है, फ्रेज अकेले स्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम क्लॉजेस के बारे में जानेंगे कि क्लॉजेस क्या होते हैं। आइए। A clause is a group of words that contain a subject. शब्दों का समूह होता है क्लॉज, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता कुछ भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, जिसके बारे में समथिंग इज बीइंग सेड, यूजुअली द ऑर्डर ऑफ द एक्शन, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है, या डूअर ऑफ द एक्शन। क्या बोला? यूजुअली द डूअर ऑफ द एक्शन, जो भी काम हो रहा है उस काम को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। वो नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। सो क्लॉज के अंदर सबसे पहले क्या होता है? एक तो सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, जिसे हम डूइंग वर्ड बोलते हैं, है ना, वर्ब होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लॉज इज, एग्जाम्पल समझना, द फास्ट रेड स्क्विरल डार्टेड अप अ ट्री। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो सब्जेक्ट है इस वाले सेंटेंस का वो क्या है? ये जो एक यहां पर सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सिंपल सेंटेंस। इस सिंपल सेंटेंस के अंदर, सिंपल सेंटेंस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक ही क्लॉज है। अगर बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। द फास्ट रेड स्क्विरल डार्टेड अप अ ट्री, यहां पर द फास्ट रेड स्क्विरल हमारा क्या निकल कर आया? सब्जेक्ट। ये पूरा पार्ट क्या है? सब्जेक्ट। द फास्ट रेड स्क्विरल क्या है? सब्जेक्ट है, काम को करने वाला इंसान है। एंड द वर्ब इज डार्टेड, और वर्ब क्या है यहाँ पर? डार्टेड। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस, इसे हम एक सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। द रेड स्क्विरल डार्टेड, ये अपने आप में एक क्लॉज है। अप अ ट्री, अप अ ट्री यहाँ क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है कि कहाँ डार्ट किया उसने, ऊपर, ट्री के ऊपर, समझे। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि क्लॉज किस तरीके के होते हैं, है ना। टाइप कितने होते हैं समझना, टाइप कितने होते हैं। मेनली आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे, वो होंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। क्लॉज के आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, कौन कौन से? इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं, अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। क्या क्या बोल सकते हैं? मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। इनके नाम से ही समझना आपको कितनी चीजें समझ में आ जाएंगी। इनका जो नाम है ना, उससे ही आपको आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा है डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो स्वतंत्र होता है। डिपेंडेंट क्या होता है? जो किसी के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है ना। इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये पता चल गया कि एक क्लॉज दो टाइप का होता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज जो होते हैं वो क्या होते हैं समझना। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द मेन प्रिंसिपल क्लॉज, ये मुख्य प्रिंसिपल क्लॉज होता है एक सेंटेंस का। इट कैन स्टैंड अलोन। मेन लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, वो क्या है? इट कैन स्टैंड अलोन, इंपॉर्टेंट।
and can be called a sentence. उसे हम एक वाक्य भी बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, the cat is sitting on a table. यहां पर the cat is sitting क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये अपना मीनिंग, यहां पर द कैट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई सिटिंग, है ना. ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी भी और चीज के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है. वो बैठी हुई है, वो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ दे रही है. ये तो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि टेबल पर बैठी. ये अकेला भी स्टैंड कर सकता है. अगर हम ये वाला पार्ट मिटा दें, द कैट इज सिटिंग, क्या ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है? नहीं, बिल्कुल है. तो इसे हम एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं और ये अकेला स्टैंड भी कर सकते हैं. इट डज नॉट स्टार्ट विद सबऑर्डिनेट वर्ड्स. ये सबऑर्डिनेट वर्ड्स व्हेन, व्हिच या इफ से शुरू कभी भी नहीं होता. ये क्या होते हैं, व्हेन, व्हिच और इफ, ये सबऑर्डिनेट वर्ड्स होते हैं. ठीक है, तो ये इन वाले सेंटेंसेस से कभी भी शुरू नहीं होगा. क्या, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज. समझते हैं, ये तीन चीज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में होनी जरूरी है. क्या क्या, सब्जेक्ट, एक्शन, कंप्लीट थॉट. कर्ता, क्रिया, कंप्लीट थॉट. कंप्लीट थॉट मतलब उसका मीनिंग जो निकल कर आना चाहिए वो बिल्कुल पूर्ण रूप से कंप्लीटली सेंसिबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. कंप्लीट थॉट मतलब यहाँ पर मीनिंगफुल होना चाहिए. ठीक है, ये तीन चीज याद रहेंगी. अब एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द प्ले. क्या शुरू करते हैं, चलो प्ले शुरू करते हैं. प्ले यहां पर क्या है, सब्जेक्ट. लेट्स स्टार्ट यहां पर क्या है, एक्शन. तो ये अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अपना मीनिंग पूरा करने के लिए इसे किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं. द मोबाइल इज डिफेक्टिव. मोबाइल क्या है, डिफेक्टिव है. दी मोबाइल यहां पर सब्जेक्ट हो गया. डिफेक्टिव यहां पर क्या हो गया, इज डिफेक्टिव. यहां पर क्या हो गया, एक्शन हो गया. मोबाइल यहां पर क्या है, डिफेक्टिव है. सो मोबाइल इज द सब्जेक्ट एंड इज डिफेक्टिव इज द एक्शन. ये भाई वो डिफेक्टिव है. आई विल टेल हर अबाउट द पेपर पैटर्न. मैं उसे किसके बारे में बताऊंगा, पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा. आई यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट. आई क्या हो गया, सब्जेक्ट. विल टेल हर अबाउट द पेपर पैटर्न इज द एक्शन. मैं उसे बताऊंगा पेपर पैटर्न के बारे में. ये यहां पर क्या हो गया, हमारा एक्शन. तो ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है ना, है या नहीं है, बिल्कुल है. अब देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. देखो, A dependent clause is a subordinate clause. Dependent clause क्या होता है, subordinate clause होता है. दोनों ही नाम सही हैं उसके. It starts with subordinate words. ये subordinate words के साथ शुरू होगा, जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था. Subordinate words when, which, if. ठीक है. It cannot stand alone as a sentence and is labeled according to its function in the sentence. It cannot stand alone as a sentence. ये अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस की तरह स्टैंड नहीं कर सकता. मतलब अगर आप इसको अकेले देखोगे एक डिपेंडेंट क्लॉज को, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा. एंड इज लेबल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इन द सेंटेंस. और
उसे लेबल कैसे किया जाता है, उसका जो भी फंक्शन होता है सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग, कैसे समझना। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इसे तीन पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। कैसे? नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो ये चीज जो हम बता रहे हैं ना कि इनको लेबल किया जाता है इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये वाले जो क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं, या तो वो नाउन का काम कर रहे होंगे तो वो नाउन क्लॉज कहलाएंगे, रिलेटिव क्लॉज कहलाएंगे, एडवर्ब क्लॉज कहलाएंगे। किन किन कंडीशंस में कहलाएंगे, इन तीनों कंडीशंस के बारे में भी हम आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे और अभी भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने जाना आखिरकार क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉज के कितने टाइप होते हैं, और जैसे हमने दो टाइप्स पढ़े, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में हमने पढ़ा कि भाई इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, ठीक है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट थॉट हमें देता है। डिपेंडेंट क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। हम उसको लेबल कैसे करते हैं? जो भी वो काम कर रहा होगा, जिस भी चीज का वो काम कर रहा होगा, अगर वो नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा होगा हम उसे नाउन क्लॉज बोलेंगे, अगर वो एडवर्ब क्लॉज की तरह काम कर रहा होगा हम उसे एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे, अगर वो रिलेटिव क्लॉज की तरह काम कर रहा होगा हम उसे रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। लेकिन आखिरकार अब सवाल ये आ रहा होगा आप सभी के दिमाग में कि ये तीनों ही चीजें होती क्या है, राइट? ये तीनों चीजें आखिरकार होती क्या है, ये दिमाग में सवाल सबसे पहले आता है। तो देखो, तीन तरीके के डिपेंडेंट क्लॉज मैंने बताए, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के भी फिर टाइप होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज के भी और टाइप्स होते हैं, उनके बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल ये जानना है कि डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं उनके तीन टाइप होते हैं, नाउन, रिलेटिव, एडवर्ब। ठीक है, ये तीन मेन है जो आपको समझने हैं। नाउन क्लॉज आखिरकार क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें ये जानना जरूरी है ना। अब हमने तीन तो बता दिए कि नाउन क्लॉज होता है, रिलेटिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है ना। तो आखिरकार ये क्या होते हैं? देखो, इन्हें और ज्यादा डिटेल्स में जैसे जैसे हम लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे ना, आज मैंने आपको बताया कि आज मैं जो भी नाम आपको सुनाई देंगे ना नाउन फ्रेजेस और क्लॉजेस में, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूं। आगे आने वाली क्लासेस में हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे, हम उनको और आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, हम उनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, सो दैट हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल आपको समझना है कि आखिरकार फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या हैं, किसके कितने टाइप्स हैं, क्या क्या डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में जान रहे हैं। ओके, अब नाउन क्लॉज क्या होता है? A noun clause is a dependent clause. Noun clause क्या होता है? एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज का ही तो पार्ट है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एक नाउन की तरह एक्ट करेगा, संज्ञा की तरह एक्ट करेगा किसी भी सेंटेंस में। कैसे? ये जो नाउन क्लॉज होता है ये शुरू होता है हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, वेदर, व्हिच, व्हिचएवर, हु, हुएवर, whom, whomever एंड व्हाई। इन वर्ड से आपको हेल्प मिलेगी क्या जानने में? इन वर्ड से आपको ये पहचानने में हेल्प मिलेगी कि आखिरकार जो क्लॉज आप देख रहे हैं वो कौन सा है, राइट? ये जो वर्ड्स यहां लिखे हुए हैं, दीज वर्ड्स जनरली कम बिफोर द सब्जेक्ट। आमतौर पर ये सभी शब्द आपको नाउन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट से पहले दिखेंगे, बिफोर द सब्जेक्ट एंड द वर्ब ऑफ द नाउन क्लॉज। जो सब्जेक्ट और वर्ब होगा नाउन क्लॉज का उनसे पहले दिखेंगे। नाउन क्लॉजेस कैन एक्ट एज सब्जेक्ट। नाउन क्लॉजेस सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रेपोजिशन की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने जब आप लोग जब प्रेपोजिशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि टू के बाद कह रही हूं, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर हम कोई नाउन लगाते हैं, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर हम कोई नाउन लगाते हैं तो वो नाउन जो है उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर वहां पर किसी भी प्रेपोजिशन के बाद मान लो नाउन की जगह नाउन क्लॉज हो तो वो पूरा नाउन क्लॉज भी तो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा, राइट? सो नाउन क्लॉज जो है
ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और ये एक नाउन की तरह एक्ट करता है। ये आमतौर पर शुरू होता है हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, वेदर, विच, व्हिचएवर, हु, हुएवर, हुम, हुमसोएवर एंड व्हाई। इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो सभी शब्द हैं ये सब्जेक्ट और वर्ब से पहले आएंगे किसी भी नाउन क्लॉज में। दूसरी चीज, नाउन क्लॉज अलग अलग तरीके से सेंटेंस में एक्ट कर सकता है, जैसे कि सब्जेक्ट की तरह, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रेपोजिशन की तरह, ठीक है। जैसे समझो, चूज अ गिफ्ट फॉर whom एवर यू वॉन्ट। अब यहां पर अगर हम देखें whom एवर यू वॉन्ट जो है, whom एवर यू वॉन्ट हमारा एक नाउन क्लॉज है। आखिरकार ये नाउन क्लॉज क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज समझना, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट यू। यू सब्जेक्ट आ रहा है इसके अंदर, एंड द वर्ब वांट, वर्ब वांट आ रही है इसके अंदर। और ये जो क्लॉज है ये एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरह फॉर प्रेपोजिशन के। यहां पर जैसे इसने लिखा चूज अ गिफ्ट, एक गिफ्ट चुन लो, किसके लिए? फॉर whom एवर यू वॉन्ट, जिसके लिए भी तुम चाहो। यहां पर फॉर एक प्रेपोजिशन है, राइट। अब यहां पर बोला कि एक गिफ्ट चुन लो, किसके लिए? फॉर मतलब के लिए। अब किसके लिए? कोई संज्ञा ही होगी जिसके लिए गिफ्ट चुन रहे हैं, तो यहां पर ये एक संज्ञा है पूरी, ठीक है। लेकिन संज्ञा क्या है? जिसके लिए भी तुम चाहो। क्या है संज्ञा? जिसके लिए भी तुम चाहो, भाई कोई भी एक बन सकता। तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन होता है वो नाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो नाउन क्या कहलाता है? उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर ओवर हियर? गुड। The clause act as an object of the preposition for in the sentence. So ये पूरा whomever you want noun clause है और ये noun clause यहाँ पर object की तरह काम कर रहा है। object किसका? for preposition का, ठीक है। अभी मैं आपको ये चीजें समझा रही हूँ, ये आपको काम आएगी जब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करो, है ना, रिलेटिव क्लॉज आइडेंटिफाई करो, इंडिपेंडेंट क्लॉज आइडेंटिफाई करो, डिपेंडेंट क्लॉज आइडेंटिफाई करो, तब क्या। ऑन वीकेंड्स वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट। अगेन वॉट एवर वी वॉन्ट, हमने देखा वॉट एवर शब्द से शुरू है, वी सब्जेक्ट है और वॉन्ट वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और साथ में सबऑर्डिनेट वर्ड लगा हुआ है। ये अपने आप में क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज होगा, है ना। ये यहां पर एक नाउन क्लॉज है। ये हमें कैसे पता चला? Whatever we want यहाँ पर एक नाउन क्लॉज है and it contains the subject we and the verb want. The clause acts as a direct object in the sentence. किसकी तरह काम कर रहा है? ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। देखो, ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स पर, वी कैन डू, हम कर सकते हैं क्या? जो भी हम चाहें। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, राइट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन होता है ना। I wonder how long we should wait here. I wonder, मैं सोचता हूँ इस बारे में कि how long we should wait here, कितना समय हमें आखिरकार यहाँ पर वेट करना चाहिए। How long, how से शुरू हो रहा है, दिख रहा है? How से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा how long we should wait here क्या है? एक नाउन क्लॉज है। कैसे है? A noun clause and it contains the subject we. Subject क्या है यहाँ पर? We. And the verb, verb phrase क्या है यहाँ पर? Should wait. ये क्या है यहाँ पर? Verb. Should wait. Right? So ये जो clause है ये एक direct object की तरह again काम कर रहा है कि I wonder how long we should wait here. वो क्या wonder कर रहा है? कि भाई कितना समय मुझे यहाँ पर वेट करना
चाहिए, तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए ये एक नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, या फिर हमने क्या देखा था, कहाँ गया, हाँ, सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या भी किसी भी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। क्लियर हो गई ना यहाँ तक बात हम लोगों को? चलो, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आज की क्लास में अभी पढ़ी। केवल हमने आज की क्लास में जाना कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, राइट, और इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में आज की क्लास में पढ़ रहे थे। अब एक क्विज खेलते हैं, फिर हम क्लास को रिवाइज कर लेंगे कि आज की क्लास में हमने टोटली क्या पढ़ा, और उसके बाद हम क्लास अपनी खत्म करेंगे। क्विज जो है, क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज आइडेंटिफाई करना है, इन तीनों में से कौन सा है। यू हैड अ ग्रेट आइडिया, दैट ग्रेट आइडिया यू हैड, दैट ग्रेट आइडिया यू हैव, या फिर नन। Next question. The fire alarm sounded. Choose the clause that completes the sentence in a grammatical way. अब वो कह रहे हैं the fire alarm sounded, है ना? इसमें हमें क्या करना है, clause choose करना है that completes the sentence in a grammatical way. यहाँ पर नीचे clauses दिए हुए हैं, आपको clause choose करना है जो इस sentence को grammatically सही तरीके से put करे। जैसे The fire alarm sounded when I cooked my popcorn for 12 minutes instead of 2. I cooked my popcorn for 12 minutes instead of 2. I cooked my for 12 minutes instead of 2, या फिर none. सोचो इसके आगे आप कौन सा क्लॉज लगाना चाहोगे जिससे ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए ग्रामेटिकली। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जवाब क्या होगा, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, यू हैड अ ग्रेट आइडिया। ये क्यों है इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा, इसलिए है क्योंकि अपने आप में हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, बाकी के दोनों क्लॉजेस हमें नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ये गलत हो जाएंगे। सेकेंड वाले में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्योंकि हमें बताना है कि भाई जो फायर अलार्म था वो आवाज किया कब, जब मैं कुक कर रहा था पॉपकॉर्न 12 मिनट के लिए 2 मिनट की जगह, ठीक है। तो ये अपने आप में इसको पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। सो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट थॉट दे रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। सो आज की क्लास में हमने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जो टॉपिक है ये कवर किया है, और इसके अंदर मेनली हमने क्लॉजेस वाला पार्ट किया है, जिसमें हमने देखा कि क्लॉजेस 2 तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, है ना। इन दोनों के बारे में हमने मेनली आज की क्लास में पढ़ा है। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हमें दे दे, लेकिन जो डिपेंडेंट होते हैं उसके हमने 3 पार्ट देखने हैं। कौन कौन से 3 पार्ट देखने हैं, उसमें हमने नाउन क्लॉज देखना है, रिलेटिव देखना है, और एडजेक्टिव देखना है, या फिर एडवर्बियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने नाउन क्लॉज को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना सीखा। ये मैंने